राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई। I, Dhananjay Yashwant Chandrachud, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, as Chief Justice of the Supreme Court of India. बता दें कि न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में शपथ ली, जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कानून मंत्री किरेन रिजिजू, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश यू ललित, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस ललित 8 नवंबर को रिटायर हुए। जस्टिस चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। साथ ही उन्होंने कहा कि अपने कार्य से लोगों को विश्वास दिलाऊंगा कि न्यायपालिका उनके साथ है। सामान्य नागरिक की सेवा करना यही मेरी प्रायोरिटी है। अब आप आगे देखते रहिए, कार्य से हम सारे भारत के सारे नागरिकों के लिए कार्य करेंगे, चाहे टेक्नोलॉजी में हो, चाहे रजिस्ट्री के रिफॉर्म्स में हो, जुडिशियल रिफॉर्म्स में हो, हर चीज में नागरिक का हम ध्यान रखेंगे। बता दें कि जस्टिस चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज वाई.वी. चंद्रचूड़ के बेटे हैं, जो 1978 से 1985 के बीच लगभग 7 साल और 4 महीने तक पद पर रहने के लिए सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले सीजेआई थे। अपने कार्यकाल के दौरान न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ ने अपने पिता के 2 फैसलों को पलट दिया, जो व्यभिचार और निजता के अधिकार से संबंधित थे। बता दें कि न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने हार्वर्ड लॉ स्कूल से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने कोविड के समय में वर्चुअल सुनवाई शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो अब एक स्थायी विशेषता बन गई है। वो अयोध्या टाइटल विवाद, समलैंगिकता के अपराधीकरण, व्यभिचार, निजता, सबरीमाला में महिलाओं के प्रवेश पर ऐतिहासिक निर्णयों का हिस्सा रहे हैं। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने 31 अक्टूबर 2013 से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में अपनी पदोन्नति तक इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया है। जस्टिस चंद्रचूड़ मुंबई विश्वविद्यालय और ओक्लाहोमा यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ यूएस में तुलनात्मक संवैधानिक कानून के विजिटिंग प्रोफेसर रहे हैं। जून 1998 में उन्हें बम्बई हाई कोर्ट द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया था। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल राज्य के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को एक रैली में शिरकत करने के लिए जा रहे थे, जहां रास्ते में पीएम मोदी ने अपने काफिले को रोक दिया, क्योंकि वहां से एम्बुलेंस गुजर रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश की चंबी में एक एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए कुछ समय के लिए अपने काफिले को रोका। इससे पहले पीएम मोदी ने गुजरात दौरे पर भी एक एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए अपने काफिलों को रोक दिया था। बता दें कि पीएम मोदी आज बुधवार को कांगड़ा जिले के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के तहत चंबी मैदान में चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंचे थे। पीएम मोदी ने चंबी मैदान में करीब 27 मिनट जनता को संबोधित किया। पीएम ने इस दौरान डबल इंजन सरकार के फायदे और सिंगल इंजन के नुकसान गिनाए। इसके अलावा मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। आंध्र प्रदेश के राजा महेंद्रवरम शहर में मालगाड़ी डीरेल होने की खबर है। दरअसल बुधवार को चेन्नई हावड़ा मेन लाइन पर राजा मुंद्री यार्ड में डाउन लाइन पर एनएसजी मालगाड़ी का एक डिब्बा पटरी से उतर गया। मालगाड़ी का डिब्बा पटरी से उतरने के कारण रेल यातायात प्रभावित हो गया। तो वहीं दक्षिण मध्य रेलवे ने विजयवाड़ा विशाखापट्टनम खंड पर 9 स्पेशल ट्रेनों को रद्द कर दिया। मालगाड़ी के डीरेल होने की सूचना पर रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचे। हालांकि मालगाड़ी का डिब्बा किन परिस्थितियों में पटरी से उतरा, इस बात का पता नहीं चल सका है। दक्षिण मध्य रेलवे सीपीआरओ राकेश के मुताबिक एनएसजी मालगाड़ी चेन्नई से कोलकाता जा रही थी। इसी दौरान सुबह करीब 3 बजे राजा मुंद्री यार्ड के पास एक डिब्बा पटरी से उतर गया। उन्होंने बताया कि मालगाड़ी का एक डिब्बा पटरी से उतरने के बाद हमने 2 लेन का परिचालन बंद कर दिया है और डिब्बे के पटरी से उतरने के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल विजयवाड़ा के अधिकारियों की एक टीम मालगाड़ी की मरम्मत के लिए मौके पर पहुंच गई है। उन्होंने बताया कि पटरी से उतरे डिब्बे को रेल कर्मियों द्वारा हटाने का प्रयास किया जा रहा है। उम्मीद है कि यातायात जल्द ही बहाल हो जाएगा। बिग बॉस 16 के घर के सबसे प्यारे प्रतियोगी अब्दुल रौजिक को साथी हाउसमेट्स प्रियंका चौधरी और अंकित गुप्ता ने पक्षपाती कप्तान का टैग दिया। कलर्स चैनल ने इंस्टाग्राम पर एक प्रोमो शेयर किया, जिसमें प्रतियोगियों से
अब्दू की कप्तानी को रेट करने के लिए कहा गया। इस पर अब्दू की दोस्त निमृत कौर आलूवालिया, टीना दत्ता, शिव ठाकरे और अब्दू के पसंदीदा ने उन्हें 10 में से 10 अंक दिया, लेकिन प्रियंका चौधरी और अंकित गुप्ता ने उन्हें पक्षपाती बताया और कहा कि अब्दू ने अपने पसंदीदा प्रतियोगियों को कम काम दिया है। उन्होंने कहा कि निमृत केवल उनके कमरे की सफाई कर रही थी, जबकि अन्य लोग घर के कई काम कर रहे थे। बाद में अर्चना ने कप्तान के रूप में अब्दू को सबसे कम स्कोर दिया, जिसके बाद माहौल गर्म हो गया और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, जहां एक तरफ अर्चना अपनी बात रखती हैं और दूसरी तरफ अब्दू अपनी बात रखते हैं। बिग बॉस 16 कलर्स पर ऑन एयर होता है। भारत, चीन और नेपाल में मंगलवार की देर रात करीब 2 बजे भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इसकी तीव्रता 6.3 रिएक्टर स्केल मापी गई। नेपाल में भूकंप के चलते घर गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई। वहां पर एक के बाद एक 3 झटके आए। पहली बार 8:52 पर, दूसरी बार 9:41 पर और तीसरी बार 1:57 पर। भूकंप के तेज झटके की दहशत के चलते आधी रात घरों के अंदर सो रहे लोग अपने घरों से बाहर निकल गए, तो कहीं ऑफिस में काम कर रहे लोग बाहर की तरफ भागे। दिल्ली एनसीआर के साथ ही यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा और मध्य प्रदेश तक भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो राजधानी लखनऊ के अलावा वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, गाजियाबाद, मुरादाबाद, बरेली, आगरा और मेरठ समेत कई जिलों में मंगलवार देर रात 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि भूकंप की वजह से भारत में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। गोरखपुर में भी देर रात के बाद भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने जानकारी देते हुए बताया कि झटके महसूस होने के बाद कई इलाकों में दहशत का माहौल था और लोग करीब 2 घंटे तक अपने घरों से बाहर रहे। झटके लगभग 10 सेकंड तक चले और राज्य के कई हिस्सों से इसकी सूचना मिली। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप की गहराई लगभग 10 किलोमीटर थी। 8 नवंबर सुबह 4:37 बजे से लेकर 9 नवंबर की सुबह 6:27 बजे तक उत्तर भारत ने भूकंप के 3 झटके महसूस किए। इसमें सबसे तेज भूकंप के झटके 8 और 9 तारीख की दरमियानी रात 1:57 बजे महसूस हुए। इसका केंद्र नेपाल में था। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.